अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे लाड़काना से बख्त साबरी ने भेजी है। बख्त साबरी की एक पहले भी कहानी मैं हॉरर स्टोरी में शामिल कर चुका हूं। एक बहुत ही हसीनो जमीन लड़का जो इनका भाई था, लफ्ज़ों में जिसको कहा जाता है चांद सा चेहरा, चांद सा मुखड़ा। हाँ, वो ऐसा ही था, बहुत ही खूबसूरत। और जब उन्होंने अपने घर में एक दरख्त को काटा था तो उस दरख्त पे रहने वाला जो जिन था उस खूबसूरत भाई को उसने मार दिया था। इन लोगों ने गलती से उस दरख्त को काटा था और उसके बदले वो उनके उस खूबसूरत भाई की जान ले गया था। तो आज बख्त साबरी की ज़िंदगी के ऐसे खौफनाक वाक़यात जब उन्होंने मुझे भेजे हैं तो यकीन मानिए कुछ लम्हों के लिए मुझे भी ऐसे लगा है कि गूज़ बम खड़े हो गए हैं कि यार बड़ा बहादुर बंदा है ये बख्त साबरी। बख्त साबरी ने मेरे बारे में कुछ कलमात कहे हैं। मैं शुरू में बस इतना कहूँगा, बख्त साबरी भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपका प्यार है, मैं सुना सकता वो आपका लहजा, वो प्यार भरा लहजा, वो अल्फाज जिसमें आप कह रहे हैं कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ऐसे जैसे सगे भाइयों की तरह हैं। आपको देखते हैं दिल खुश हो जाता है। सारे दिन मजदूरी करते हैं, थके हारे होते हैं, ज़िंदगी में खुशी को ढूंढते हैं और जब ऑफ कैमरा स्टोरी आती है तो ऐसी खुशी सी होती है कि बस जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई और सुकून से बैठ के सारे गम, टेंशन, मुसीबत को भुला के हम कहानी को सुनने बैठ जाते हैं। आप हफ्ते में इसको 7 कर दें, कम से कम हमें 7 दिन खुशी तो मिलेगी। फिर आपने वालहाना मोहब्बत का जो इजहार किया है मेरे साथ, जिस तरह आप प्यार करते हैं कि आपको देखते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है, हमारा फैमिली मेम्बर है। ये सही बात है, मैं आप सबको अपनी फैमिली समझता हूँ, MMTV की फैमिली कहता हूँ। आप सबसे यकीन मानिए मुझे ऐसे ही प्यार है। बख्त साबरी भाई, आपसे भी प्यार है। मैं आपको वॉइस मैसेज भी ज़रूर करता हूँ। अभी भी मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, लेकिन मैं चाहूँगा बल्कि आपके कुछ लफ्ज़ मैं सुनने वालों को भी प्रोग्राम के एंड में उस खौफनाक कहानी का एक ख़ास हिस्सा है जो उन्होंने वॉइस मैसेज मुझे किया है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो ज़रूर सुनिएगा, कहानी के एंड में इन्हीं की अपनी आवाज़ में है। सिंधी बोलते हैं, ये सिंध में रहते हैं, लाड़काना में, और उर्दू में मुझे स्टोरी भेजते हैं। तो 3 उन्होंने ज़िंदगी के वाक़यात भेजे और एक आइडिया भी मुझे भेजा है। इतना मुझे अच्छा लगा है क्योंकि मैंने एक हॉरर स्टोरी का आगे मैंने प्लान किया हुआ है अभी जल्दी, क्योंकि मैंने कहा था शायद मैं 5 आपके लिए स्टोरी करूं या 6, इनमें से सोच रहा हूं 5 दिन रिकॉर्ड करूं या 6 दिन रिकॉर्ड करूं। उसके साथ इन्होंने मुझे एक आइडिया दिया है कि साथ में आप म्यूज़िक को भी ऐड करें, हॉरर म्यूज़िक को। तो मैं ये ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने कहा कि अच्छा लगा है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं महसूस होगा आपको कि आप लोग कहते हैं नहीं ये अच्छा लगा है, तो उसको मैं आगे भी ऐड किया करूँगा। ये इनका ही आइडिया है, बख्त साबरी भाई का। और अगर आप लोगों ने कहा नहीं म्यूज़िक के साथ मज़ा नहीं आ रहा तो फिर मैं उसको हटा दूंगा आगे चल के, क्योंकि 5 से 6 दिन जो मैं अभी ये करने जा रहा हूँ हॉरर स्टोरी, उसमें इंशाल्लाह, क्योंकि एक नया टच मैं देने जा रहा हूँ, आपको ये भी सुनने को मिलेगा। वो कहते जब हम छोटे थे, लाड़काना में हम रहते थे, मैं जगह, लोकेशन सारा मैं लिख लेता होता हूँ। जो वाक़या पहला है जो सुनाने जा रहा हूँ, उस चौक का नाम है मीरू खान चौक। ये एक छोटा सा हमारा गाँव सा था जिसकी गलियाँ, मोहल्ला, छोटी सी एक मार्केट। आज भी जो छोटे छोटे देहातों के अंदर गांव हैं, उनकी आबो हवा ही कुछ और है। मोहब्बतें आज भी वहां कुछ ना कुछ कायम दायम है। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ जो वीरान सा था आबाद हो गया। जहां ज़मीनें थी, हरियाली थी, वहां पे इमारतों ने जगह ले ली, लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी भी वहां कुछ ना कुछ बची है, और वो है मोहब्बतों भरा दौर, प्यार का दौर। हाँ, आज भी है। आज भी लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो जाते हैं। ये भी एक हमारा छोटा सा गांव सा था जहां पे हम रहते थे, बाप मजदूरी करते थे।
हम दोस्त बाहर खेलते घूमते फिरते। ये वो वक्त था जब अभी ज़िंदगी की शुरुआत इस तरह नहीं हुई थी कि ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को समझाओ। ये वो वक्त था जो हर बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो एक ज़िंदगी का ऐसा टाइम पीरियड उसका गुजरता है जिसमें उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। स्कूल जाना तो एक और बात है, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, और हम सोचते हैं जल्दी से बड़े हों और स्कूल से जान छूटे। और जब बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं काश हम बच्चे ही रहते। इंसान भी क्या चीज़ है, कभी खुश नहीं रहता। तो कहते हैं हम जहाँ पे रह रहे थे गुजर बसर इस तरह की हो रही थी कि लबों पे कभी भी कोई गिला नहीं आया था, रूखी सूखी जैसे भी खा लेते थे, रब का शुक्र अदा करते थे। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना था। हमारे इलाके में कुछ घर कच्चे ऐसे भी बने हुए थे जिन्होंने कहा सर उनका रियल ना बताएं, कास्ट में उनका, पर एक ऐसी कास्ट भी थी जो गर्मियों के मौसम में वहाँ से कोयटा चली जाती थी, और जब वहाँ पे शदीद सर्दियाँ होती थीं तो फिर वो यहाँ इसी छोटे से गांव में वापस आ जाते थे। तो उनके लाइन के अंदर बने हुए काफ़ी उनके घर थे, और वो आजकल खाली थे क्योंकि गर्मियों का मौसम था, शदीद गर्मी यहाँ पड़ती थी, तो गर्मियों में वो कोयटा चले गए थे। हम सारे दोस्त एक एक गली कूचे से, एक एक मोहल्ले के हिस्से से, एक एक घर के दरवाजे से, एक एक चौराहे से वाकिफ थे। लेकिन फिर एक खबर सुनने को मिली कि हमारे इस छोटे से गांव के अंदर एक डाइन आ गई है। दोस्त एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि यार मेरे घर वाले बात कर रहे थे कि इस गांव में ना कोई डाइन आई हुई है। दोस्त ऐसे अलर्ट होके बात को सुन रहे थे, डाइन क्या मतलब, किस तरह की डाइन? तो वो दोस्त बता रहा था कि एक डाइन है, और रात को आती है और इंसान को खा जाती है। कह रहे हम इतने समझदार तो नहीं थे, बच्चे से थे, लेकिन इतना ज़रूर समझते थे डाइन से मुराद एक ऐसी बुढ़िया, एक ऐसी खौफनाक औरत, एक ऐसी भयानक चेहरे वाली औरत जो बहुत ही खौफनाक होगी, और वो आजकल फिर रही थी, और जिस इंसान से भी उसका पाला पड़ता वो उसको खा जाती। हम दोस्तों ने जब उस खबर को सुना तो हम भी डर गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि वाकई ये खबर ठीक है। अभी तक सही तरीके तो उस डाइन के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन खबर आग की तरह हर जगह पे फैल गई थी पूरी इस बस्ती के अंदर। सब एक दूसरे को बताते थे भाई डाइन आई हुई है, रात को ज़रा कम निकला करो, ध्यान किया करो, ऐसी बातें हो रही थीं। और फिर समा ऐसा हो गया था कि जो 11-12 बजे तक भी जागते थे, अब वो 9 बजे ही घरों में कैद हो जाते थे। सब के सब 9 बजे ही अपने घरों में चले जाते थे, ये सोच के कि कहीं वो डाइन ना आ जाए। ऐसी ही एक रात मेरी माँ ने मुझे कहा बेटा आज चावल बने हैं, आप जाओ, अभी दुकान बंद होने वाली होगी, पकोड़े लेके आ जाओ। चावलों के साथ पकोड़े खाते हैं। ये टाइम होगा तकरीबन कोई 8 बजे का। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं पकोड़े लेकर आ रहा हूं। मैं घर से निकल पड़ा। अभी 9 नहीं बजे थे, अभी हलचल थी, अभी वो दुकान भी खुली थी जहां से मैं पकोड़े लेने जा रहा था, बाकी मार्केट बंद हो गई थी, वो थोड़ा सा लेट खुली रहती थी, लोग उससे पकोड़े वगैरह ले जाते थे। मैं चलता 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 उस दुकान तक पहुंच गया। अब जब मैं उस छोटी सी बाजार के अंदर से गुजर रहा था तो वो एक ऐसा बाजार बना हुआ था जिसके इर्द गिर्द पुराने दौर की कच्ची सी दुकानें बनी हुई थी, ऊपर छतें भी, दुकानों के बीच में जो रास्ता था उसके ऊपर कहीं कहीं पे ऊपर वाला रास्ता बंद था और कहीं कहीं पे खुला हुआ सा था। और मैं उस दुकान तक पहुंच गया। मैंने कहा चाचा पकोड़े चाहिए। उसने मुझे पकोड़े दिए और पकोड़े लेके मैं घर की तरफ चल पड़ा। ये जो रास्ता था तकरीबन कोई 20-25 मिनट लग जाते थे मेरे घर से उस दुकान तक आते, क्योंकि मैं बच्चा था, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था।
बड़ा हो तो शायद 15 मिनट में पहुंच जाए। घर बिल्कुल उस छोटी सी बाजार के पास नहीं था, थोड़ा सा हमारा घर फासले पे था। वो कहता है जैसे ही मैं पकोड़े लेके वापस पहुंचा तो अब मैं उस रास्ते की तरफ पहुंच चुका था। उस रास्ते पे जो एक थोड़ा सा वीरानी दुकान बाजार ख़त्म हो गई थी, एक कच्चा रास्ता था जो ये सीधा जाता था, इर्द गिर्द ज़मीनें थी और आगे जाके मेरा घर आता था। ये जो कच्चा सा रास्ता बना हुआ था, इसके इक्का दुक्का कहीं लेफ्ट और राइट घर आ जाते थे। सीधा मुझे जाना था, यही एक रास्ता था जो मेरे घर की तरफ ही जाता था। और ऐसा ही हुआ, मैं उस बाजार से निकला, उस कच्चे रास्ते की तरफ आ गया और चलना शुरू हो गया। मेरे हाथ में पकोड़े थे और मैं सीधा घर की तरफ जा रहा था। मेरे जहन में कुछ भी नहीं था कि मैं थोड़ा ही दूर गया हूंगा कि मेरे सामने एक लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन मुझसे थोड़ी सी ही बड़ी होगी, 14-15 साल की, 16-17 साल की, इतनी ही उम्र उसकी लगती थी, कि वो मेरे आगे आगे चल रही थी। मैं अपने ख्यालों में गुम सा था कि मेरी निगाह पड़ी, एक लड़की सी आगे आगे जा रही है। मैंने कहा चलो शुक्र है अकेला नहीं हूँ, गांव की कोई लड़की भी है जो आगे मेरे आ गई है। तो मैं इसी के साथ चलता चलता, जो मुझे थोड़ा सा डर सा, खौफ सा महसूस हो रहा था, अब नहीं लगेगा, अब मैं पहुंच जाऊंगा। हमारे दोनों के बीच में एक जो रास्ता फासला था दरमियानी, तकरीबन इतना होगा जैसे 20 से 25 कदम का फासला। वो आगे चल रही थी और उतनी ही मेरी स्पीड थी, और मैं फासला रख के ही चलना चाह रहा था ताकि उसको ये भी ना लगे कि मैं डर रहा हूँ। मुझसे तो बड़ी थी, मतलब फुल लड़की, नौजवान लड़की तो नहीं थी, छोटी थी, लेकिन मुझसे बड़ी थी। कहीं शर्मिंदगी ना हो, उसको अंदाज़ा हो जाए कि मैं लड़की हो के रात को जा रही हूँ और तुम डर रहे हो। मैं उसके पीछे फासला रख कर चल रहा था। अब वो रास्ता और छोटा होता जा रहा था। जो चौड़ा सा रास्ता था बिल्कुल छोटा सा हो रहा था, क्योंकि अब सीधा मेरे घर की तरफ जाना था। बड़ा रास्ता तो मुड़ जाता था। जो मेरे घर की तरफ रास्ता जा रहा था वो बिल्कुल अब और छोटा होता जा रहा था। वो आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे चल रहा था। रात की खामोशी बताती थी, इस जगह के ऊपर इर्द गिर्द सिर्फ झींगड़ ही है जो अपनी आवाज में बोल रहा है, बाकी खामोशी है। वो जिंदगी का एहसास जो दिन के टाइम पे होता है, कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आती है, जिंदगी के वजूद का एहसास दिलाती है कि यहाँ चिरिंद परिंद, इंसान और हैवान घूम फिर रहे हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं उन आवाज़ों से। कोई छींका, कोई खांसा, कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई बातें कर रहा है, परिंदे बोल रहे हैं, उड़ रहे हैं। वो एहसास जैसे ही शाम होती थी खामोशी की तरफ बदलना शुरू हो जाता था। और अब तो रात थी, टोटली खामोशी थी। चरिंद परिंद भी सो गए थे। वो हैवान जो रातों को उठ के जागते हैं और अपनी आवाज़ें दूर से निकाल के एहसास दिलाते हैं, हाँ हम यहाँ पे हैं। और एक अजीब सी एक गीदड़ की रोने की आवाज़ वो ज़रूर कहीं ना कहीं से आ रही थी। वो जो गीदड़ वहाँ कहीं दूर से बोल रहे थे, उनकी आवाज़ मेरे कानों तक मुझे खौफज़दा कर रही थी। फिर भी ये एहसास, लड़की मेरे आगे है। मैं फिर भी एक हौसले में था कि वो लड़की चलते चलते, वो जो एक कबीले जो बता रहे थे, उन्होंने बताया कि जो गर्मियों में चले जाते थे, वहीं पे उन्हीं का एक घर था जो बिल्कुल सीधे हाथ पर आ रहा था। और सामने ही उनका एक, उस दौर में, आजकल तो एनर्जी सेवर है, उस दौर में बल्ब से होते थे, 60 वाट का, 100 वाट का, येलो कलर के टोन के। वहीं पर एक 60 वाट का उनके घर के बिल्कुल सामने बल्ब जल रहा था। पहले तो मुझे ये लगा कि ये बल्ब कैसे जल रहा है, वो तो गए हुए हैं। फिर मेरे जहन में आया मे बी कोई रहने के लिए आ गया हो, लेकिन मैंने देखा वही लड़की उसी तरफ ही मुड़ी, उसी घर की तरफ के बल्ब के नीचे चली गई। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये लोग कोई आए हुए हैं। हो सकता है किसी ने किराए पे ले लिया हो सकता है उनके मिलने वाले हों, हो सकता कोई भी हो, लेकिन मेरे नोटिस में तो यही था कि ये लोग तो गर्मियों में चले जाते हैं, घर खाली है। लेकिन वो लड़की जैसे ही उस बल्ब की रोशनी में पहुंची, जिसकी अभी तक मैं कमर देख रहा था, उसकी उम्र का अंदाज़ा यही लगाया था कि 14-15 साल की थी। हाँ, इसी ही उम्र की तकरीबन वो थी। लेकिन जैसे ही वो बल्ब के नीचे पहुंची, वो मेरी तरफ मुड़ गई। और जैसे ही मेरी तरफ मुड़ गई तो पहली निगाह पड़ते ही उस पर मुझे जो झटका सा लगा, उसकी आंखें बिल्कुल सब्ज थीं। हमारी इंसान की जो आंखें हैं ये वाइट सी हैं और उसके अंदर एक ब्लैक सा बना हुआ है। वो टोटल की टोटल सारी की सारी आंखें सब्ज थीं,
सब्ज कलर की आंखें और ऐसी चमकती हुई आंखें जैसे उनमें से रोशनी निकल रही हो। बाकायदा रोशनी थी नहीं, लेकिन महसूस करता था इतनी चमकती हुई सब्ज आंखें जैसे उनमें से रोशनी निकल रही हो। पहले मुझे डर सा लगा कि ये कहीं डाइन तो नहीं है। फिर मेरे ही दिल ने कहा डाइन तो कोई बूढ़ी औरत है जो खौफनाक भयानक किस्म की है, तो एक लड़की सी है, ये कहाँ डाइन हो सकती है, वो तो कोई बड़ी उम्र की औरत होगी, ये डाइन नहीं है। लेकिन इसकी आंखें कैसी हैं? ये जैसे ही एहसास हुआ कि उसकी आंखें कैसी हैं, मैं उसकी आंखों की तरफ देख ही रहा था कि वो रुक सी गई थी और मेरी तरफ मुड़ के मुझे देख रही थी। मेरे जो कदम उसकी आंखों को देखते ही स्लो हो गए थे, जो पहले स्पीड थी वो अब थम सी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चलना शुरू हो गया था। जैसे ही उसके चेहरे पे निगाह पड़ी थी और चेहरे पे निगाह पड़ते ही वजूद को झटका लगा था आंखों की वजह से। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि मेरे पास अब एक ही ऑप्शन था, या तो पीछे मुड़ जाऊं, यहीं पे खड़ा हो जाऊं, या इसी रास्ते से ही, जो वाहिद एक रास्ता है घर को जाने का, इसी रास्ते से भाग पड़ूं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चल फिर भी आगे की तरफ रहा हूं, रुका नहीं हूं। बच्चा हूं, हाथ में पकौड़े हैं, समझ रहा हूं हर बात को, फिर भी मैं आगे आगे चल रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। तभी मैंने देखा उसने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो थी। जो मुझे हाथ के इशारे से बुला रही थी, मैं चौंका तो पहले हुआ था, डरा तो पहले हुआ था, स्पीड पहले ही स्लो हो गई थी, ये मुझे बुला क्यों रही है। तभी उसने अपने दांत मुझे खोल के दिखाए, तो उसके दांत नोकदार थे और आगे वाले 2 दांत उसके बढ़े हुए थे। और जो हाथ का इशारे से मुझे बुला रही थी, तभी उसने हाथ का इशारा इस अंदाज में किया कि मुझे ऐसे बुला के ऐसे मुंह की तरफ इशारा किया जैसे वो मुझे कह रही है आ जाओ मैं तुम्हें खा जाऊं। हाथ के इशारे से वो मुझे बुला के और मुंह खोल के वो अपने 2 नोकीले दांत दिखा के मुझे कह रही आ जाओ मैं तुम्हें खा जाऊं। कह रहा मैं डर भी गया, लेकिन मुझे लगा ये कोई लड़की मुझे डरा रही है, और मैंने भी तभी उसको हाथ का इशारा उसी अंदाज में ही किया। ना समझी कह लें, बचपना कह लें, या क्या, मुझे खुद भी नहीं अंदाजा। मैंने उसी तरह ही उसको हाथ के इशारे से बुलाया और मैंने भी वैसे ही मुंह खोल के ऐसे कहा ये लो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी मेरे इस अंदाज में उसको इशारा करने पे। मैं भी सेम उसी की तरह इशारा कर रहा था, उसको बुला के खाने की बात कर रहा था कि चलते चलते अब उसका और मेरा फासला इतना कम हो गया कि मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया था, और जिस जगह पे वो खड़ी थी मुझे उसके बिल्कुल पास से ही गुजरना था। और जैसे ही मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंचा तो मेरे नाक के अंदर एक इतनी बदबू आई, इतनी गंदी स्मेल आई कि मैंने ज़िंदगी में इतनी बुरी बदबू महसूस नहीं की थी। एक बहुत ही अजीबो गरीब सी बदबू थी, और मैं चौंका ही था उस बदबू से। किस चीज़ की बदबू है कि मैंने देखा एकदम से वो आगे हुई है बिल्कुल मेरे करीब, यहाँ तक कि इतनी करीब आई है उसका हाथ मेरे कंधे पे टच हो गया है। मैं उसके लिए तैयार था, बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल दिमागी तौर पे फैसला कर चुका था कि मुझे दौड़ना है, लेकिन इतनी तेज़ी से वो आगे आ गई कि उसने अपना हाथ झपट्टा था, जो झपट्टा मारा था मेरे कंधे के ऊपर, तो हाथ उसका मेरे कंधे पे लग गया था, टच हो गया था। और उसका हाथ नहीं था, आग थी, ऐसे लगता था मेरे वजूद को आग लग गई है। वो हाथ इतना गर्म था, इतना गर्म था कि जैसे कहीं शदीद आग लग रही हो और आप आग के अंदर अपना हाथ दे दें तो जितनी तपिश गर्मी आपको आग के अंदर महसूस होगी, इतनी ही गर्मी मुझे अपने कंधे पे महसूस हुई, जैसे किसने मेरे कंधे पे आग रख दी हो। और जैसे ही उसका हाथ अभी टच हुआ, मुझे नहीं पता मैं भागा कैसे हूं, मुझे नहीं पता कि इतनी तेज मैं पहले भी जिंदगी में कभी भागा था या नहीं, कि मैं इतनी तेज दौड़ता रहा, भागता रहा कि पीछे मुझे उसके भागने की आवाजें भी क्लियर आ रही थीं। और मेरे कानों ने भागते हुए, इसके बावजूद कि मैं अपने होश खो बैठा था, शदीद खौफजदा था और दौड़े जा रहा था, उन आवाज़ों को भी सुन लिया था जो वो पीछे से एक आवाज़ें निकाल रही थी, अजीबो गरीब सी आवाज़ें, अजीब सी आवाज़ें, खरखराने की अजीब सी, जिसमें कोई लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं था, अजीब ही इस्तेमाल था। और वो भागती हुई आ रही थी मेरे पीछे और मैं दौड़ता जा रहा था। मुझे नहीं पता मेरे हाथ में कोई चीज़ है नहीं है, मैं कौन हूं, मुझे सिर्फ ये एहसास था मैंने दौड़ना है, अपनी जान को बचाना है, वो मेरे पीछे है। दौड़ता
दौड़ते 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 मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ हमारे बिल्कुल घर के सामने एक छोटी सी नहर थी जिसके ऊपर चारपाई पड़ी रहती थी। कहता है मैं भागते भागते जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पे हलचल सी है, कुछ बंदे फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, घर थे वहाँ पे काफ़ी बने हुए। तो वहाँ पे मुझे जब इंसानों का, अपने रिश्तेदारों का वजूद नज़र आया तो मैं जाते ही उस चारपाई पे गिरा और हाँपना शुरू हो गया। और जिस अंदाज में मैं गिरा था और जाके उस चारपाई पे लेटा था और हाँप रहा था तो 2-3 लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए कि क्या हुआ है इसको, और वो भागते हुए मेरी तरफ आए, क्या हुआ बख्त साबरी, क्या हुआ क्या हुआ। और मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। काफ़ी देर मैं ऐसे लेटा रहा, सांस लेने की कोशिश रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब दिल की धड़कन मेरी नॉर्मल हुई, मैं बोलने के काबिल हुआ, तब मैं उठा। मैंने कहा कुछ नहीं और घर गया। और मेरी माँ ने मुझसे पूछा, मेरे चेहरे को देखते ही परेशान होगी, क्या हुआ बख्त साबरी, पकौड़े कहाँ हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में कोई पकोड़े नाम की चीज़ भी थी जो इस वक्त मेरे पास नहीं था। मुझे तो पता नहीं वो कहाँ गिरे, कब गिरे। मैंने कहा माँ मुझे आज वो डाइन मिल गई थी। तो मेरी माँ चौंकी, तुम्हें कैसे पता। मैंने उसे बताया कि उसकी आंखें सब्ज थीं, उसके 2 दांत बड़े थे, वो मुझे बुला रही थी और इशारा कर रही थी ऐसे खाने का। और जब मैं उसके करीब गया था तो उसने हाथ मेरे कंधे पे रखा था और मेरे कंधे पे ऐसे लगा था जैसे आग रख दी हो किसी ने। लेकिन मैं माँ भाग पड़ा था, वो मेरे पीछे भागती हुई आई थी, आवाज़ें निकालती आई हुई थी। मैं कैसे घर तक पहुंचा मुझे नहीं पता। तो मेरी माँ कहती है तो फिर क्यों गया था। तो मैंने माँ को चौंक के देखकर कहा, माँ मैं खुद से कैसे गया था, तूने ही तो मुझे पकोड़े लेने के लिए भेजा था, तू मुझे ना भेजती तो मैं कभी भी ना जाता, तूने मुझे भेजा और मैं पकोड़े लेना चला गया। मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहती है नहीं आज के बाद बिल्कुल कभी भी ना जाना मेरा बेटा। सुन तो मैंने भी रखा था लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था कि कोई इस तरह की मखलूक होगी या कोई इस तरह की डाइन फिर रही होगी। लेकिन आज लगा कि मेरे बेटे की अल्लाह ने जान बचा दी, दोबारा कभी नहीं जाना मेरे बच्चे। और फिर काफ़ी अरसा ऐसा ही हुआ, हम रातों को इधर उधर नहीं जाते थे, ना मेरी माँ ने कभी मुझे काम पे भेजा। दूसरा वाक़या कहते हैं कि वही बेटा भाई इनका जो इंतहाई खूबसूरत है, मैं कोशिश करता हूँ एंड पे आपको शायद उसकी तस्वीर भी दिखा दूँ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। कि ये चौक का नाम था मीरू खान चौक, जहाँ पे कहते हैं ये वाक़या हुआ था, जहाँ पे वो लड़की कहते हैं मैं अब तो आबादी होगी है, उस वक्त की बात है जहाँ वीरानी थी मीरू खान चौक पे, जब वहाँ से मैं गुज़र रहा था। तो जब उनका भाई वो शदीद उनको फैज़ मोहम्मद को लड़काना के हस्पताल में लेके गए तो कहते मैं अपने अब्बा के साथ, मैं भी छोटा था, हस्पताल में चला गया। उस वक्त तो इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं थी, अब तो मकान बन गए हैं, साफ़ सुथराई हो गई है। पहले इर्द गिर्द झाड़ शाड़ से थे, दरख्त थे, ऐसे झाड़ियाँ उगी हुई थी, इस तरह का माहौल था। तो हम लोग अस्पताल में थे कि रात का टाइम था, मैं बच्चा था, मुझे छोटा पेशाब आया और मैंने अपने अब्बा से कहा अब्बा मुझे ना बाहर पेशाब करना है, ये टाइम होगा, वो कहते हैं कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम। तो मेरे अब्बा ने कहा आ जाओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों अस्पताल से निकले और थोड़ा सा अस्पताल से दूर एक खजूर का बड़ा सा दरख्त था जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई थीं और उसके आगे एक और बड़ा सा मोटा तना सा एक दरख्त था। तो जिस तरफ वो झाड़ियाँ बनी हुई थी, वीराना सा था, वहाँ पे और लोग भी अक्सर जाके रात को पेशाब करते थे। तो मैं उसी, अब्बा मेरे पीछे खड़ा हो गया और मैं थोड़ा सा आगे चलता हुआ वो जो खजूर का दरख्त सा बना हुआ था उसके पास चला गया। वहाँ मैं जैसे ही मैं बैठा, मैं पेशाब कर रहा था कि मेरी निगाह बिल्कुल थोड़े ही फासलों पे जो ऊंची ऊंची झाड़ियाँ लगी हुई थी, ऐसे लगा कि कोई सरसराहट हुई है झाड़ियों के अंदर। कोई जानवर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसी सरसराहट होती है तो इंसान चौंक जाता है। कहता है मैं भी चौंक गया और उस तरफ देखा तो साथ ही मेरी निगाह एक काले स्याह बच्चे पर पड़ी। एक छोटा सा बच्चा जो काला स्याह था, जिसके वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल कपड़ों के बगैर नंगा सा झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ था। उसका चेहरा भी पूरा का पूरा काला स्याह था। इतना काला स्याह बच्चा मैंने आज से पहले नहीं देखा था। वो छोटा था, ऐसे जैसे कोई 2-2.5 साल का बच्चा होता है। वो झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही मेरी उस बच्चे पे निगाह पड़ी तो उसका तमाम रंग और रूप काला स्याह था, सिवाय नाक के। उसका नाक सफ़ेद था, बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं, लेकिन उतना काला नहीं था जितना उसका चेहरा काला स्याह था।
ऐसे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जैसे बंदर का चेहरा देखें, कोई हिस्सा एक ख़ास रेड होता है और बाकी ब्लैक होता है, ऐसे ही उसका नाक जो था थोड़ा सा इंसानी नाक से चेंज भी था, सेम नहीं था इंसानी नाक की तरह, चेंज भी था और वाइट सा था। और वो काला स्याह बच्चा सा बिल्कुल सामने की तरफ बैठा हुआ, और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। जैसे मेरी उस पर निगाह पड़ी, मैंने यकीन हो गया, जिस सरसराहट की तरफ मैंने देखा था वहीं पे उस बच्चे को देखा जिसका नाक सफ़ेद था और बाकी वजूद सारा काला स्याह और नंगा सा बैठा हुआ। तभी मैंने कहा, अब्बा अब्बा। मेरा अब्बा जो पीछे ही खड़ा था मेरी तरफ देख ही रहा था, बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, अब्बा वो देख, सामने झाड़ियों में एक बच्चा बैठा है। कहाँ? मैंने इशारा किया, वो। और मेरे बाप ने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरे बाप को भी वो बच्चा क्लियर नजर आ गया। मेरे बाप ने देखा वहां पे एक बच्चा बैठा है जिसका नाक सफ़ेद है। वो भी पहले तो चौंक और हैरान हुआ, लेकिन एक इंसानी बच्चे की तरह था, सिवाय इसके कि नाक उसकी थोड़ी सी बदली हुई, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और थोड़ी सी सफ़ेद थी। ये क्या है? ये किसका बच्चा है? मेरे बाप ने उसको कुछ देर देखता रहा। पता नहीं मेरे बाप के दिल में क्या ख्याल आया कि उसने ज़मीन से नीचे झुका और एक छोटा सा पत्थर उठा लिया उस बच्चे को डराने के लिए कि जानवर है, बच्चा है, क्या है, शक्ल सूरत जिसामत तो पूरी एक इंसान के बच्चे की तरह है, काला स्याह है, लेकिन नाक अजीब सा है, और इस वक्त यहां बैठा बच्चा क्या कर रहा है? तो बाप ने जैसे ही छोटा सा पत्थर उठा के उसकी तरफ पत्थर फेंका, मारने के लिए नहीं, उसको डराने के लिए। लेकिन मैं उसी वक्त बोला, अब्बा ना मारो इसको। वो पत्थर उसको लगा तो नहीं, लेकिन मेरे बाप का मकसद था उसको डराना, हिलाना, कि बच्चा डरता है, कोई जवाब देता है, बोलता है, भागता है, क्या करता है बच्चा, वहां अपनी जगह से हिला तक भी नहीं। मेरे अब्बे ने दोबारा से नीचे से पत्थर ढूंढना शुरू किया। तब मैंने आवाज़ दी, अब्बा ना मारो इसको, ये पता नहीं क्या चीज़ है। मेरे अब्बा ने फिर भी छोटा नीचे से एक पत्थर उठाया और उठा के पत्थर उस लड़के की तरफ फेंका, उस छोटे नंगे बच्चे की तरफ जो वही सामने बैठा था। और जैसे ही पत्थर उसकी तरफ फेंका तो इस दफ़ा वो पत्थर उसको लगा तो नहीं, बिल्कुल उसके करीब जाके गिरा। और तभी मैंने देखा उस बच्चे ने मुंह अपना दूसरी तरफ कर लिया, हमारी तरफ वो देख रहा था। पत्थर से पहले ही वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया था। जब उसने झाड़ियों में सरसराहट की थी तभी मैंने उसको देख लिया था, वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अब्बा को जब मैंने मुखातिब किया तब भी वो हम दोनों को देखना शुरू हो गया, लेकिन जब दूसरा पत्थर उसके करीब जाके गिरा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, परली साइड पे, जिस तरफ एक बड़ा सा तने वाला दरख्त था। तभी उसी दरख्त के बिल्कुल पीछे से एक काला स्याह मर्द, इंसान जिसकी उम्र तकरीबन 35-40 साल 45 साल होती है, वो उस दरख्त के बाहर आ गया। जैसे ही वो उस दरख्त के बाहर आया और वो आते ही एकदम गुस्से में बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? और मैं अभी तक खौफ की वजह से वहीं पे बैठा था। और जैसे ही वो बाहर आया और जैसे ही एकदम वो बाहर निकला, उसकी जिसामत, उसका रंग और रूप, उसके वजूद पे कपड़े थे ब्लैक कलर के कपड़े, लेकिन ऐसे अजीबो गरीब से चमकते हुए ब्लैक कलर के कपड़े जो हमने पहले इस तरह के नहीं देखे थे। उसका नाक भी सफ़ेद था, बेटे से भी ज़्यादा सफ़ेद। और उसकी ख़ास बात यह थी, जिस तरह बंदर का ये पूरा हिस्सा जो चिन होती है, चिन वाला हिस्सा भी उसका सफ़ेद था, नाक भी उसकी सफ़ेद थी, बाकी वो ब्लैक था। लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी और गोल गोल थीं। जिस तरह इंसान की आंखें होती हैं ऐसे नहीं थीं, गोल गोल उसकी आंखें थीं। और आते ही वो गुस्से से धाड़ा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे को पत्थर मारने की? मेरा अब्बा तो ऐसे गुमसुम हो गया, डर सा गया। अब्बा को पता लग गया था कि जो सामने आया है कुछ और चक्कर है। मैं बच्चा सा था, एकदम से छलांग मार के खड़ा हुआ, डर गया, भागता हुआ अपने अब्बा के पास गया और मैंने कहा, अब्बा भागो, अब्बा भागो। मेरा अब्बा गुमसुम सा खड़ा हुआ था और वो अभी तक गुस्से से खड़ा मेरे बाप को इस अंदाज में देख रहा था जैसे अभी आगे बढ़ेगा और उसका हाथ मेरे बाप की गर्दन की तरफ चला जाएगा। और मैं जैसे ही अपने अब्बा की टांगों से जाके लिपटा और कहा, अब्बा उसको झंझोड़ा, निकलो यहाँ से, तो ऐसे लगा मेरे बाप ने झटका लिया, जैसे मेरा बाप होश में आ गया हो, जैसे वो खड़े खड़े डर की वजह से बुत सा बन गया हो।
और जैसे मैं लिपटा, मेरे बाप ने नीचे मेरी तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखा, और जैसे ही मेरा बाप नॉर्मल सा हुआ, मैंने अपने बाप को, आप भागो, और मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा तेजी से भागने के लिए। जैसे मुड़ा तो उसी लम्हे मैंने पीछे गर्दन घुमा कर देखा तो पीछे ना ही वो सामने खड़ा हुआ बंदा था और ना ही वो नीचे बच्चा बैठा था। मेरे बाप ने मेरे जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने का अंदाज ऐसा था जैसे मेरा बाप कह रहा हो हाथ पकड़ो और भागें, तो मैं बच्चा था, फिर भी जल्दी से मुड़ के पीछे देखा तो वो बंदा बिल्कुल सामने जो खड़ा था, अभी तक कुछ सेकंड पहले था, अब वो नहीं था। तो मैंने नीचे जल्दी से देखा और नीचे भी वो बच्चा नहीं था, और हम दोनों बाप बेटा भाग पड़े। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे खींचता हुआ मैं भी भाग रहा था। हम वहाँ पहुँच के, वहाँ आगे पहुँच के हम हाँफते रहे, हमें सांस चढ़ा हुआ था, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और तभी मेरे बाप ने कहा वो इंसान नहीं था। मैंने कहा हाँ अब्बा, मैंने उसको मुड़ के देख लिया था, वो गायब हो गया था, ना वो बंदा था ना वो बच्चा था। तो मेरा बाप बोला, उस बंदे के मुंह को ही देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। ये तो शुक्र है खुदा का कि मेरा पत्थर उसको लगा नहीं, मैंने उसको तो डराने के लिए किया था, दोनों दफ़ा उसको पत्थर लगा नहीं। और ये भी शुक्र है कि तुम भी साइड पे बैठ के पेशाब कर रहे थे, कहीं उसके छींटे चले जाते, उसके ऊपर चला जाता तो वो फिर हमें ज़िंदा ना छोड़ते। लेकिन हमारी मुसीबत ने कहाँ अभी जान छोड़नी थी। जिस भाई को हम अस्पताल लेके आए थे उसको हम मुर्दा अपने घर पे लेके गए। जिस भाई को ज़िंदगी बचाने के लिए हम अस्पताल लेके आए थे, उसी भाई को मुर्दा हालत में हम घर लेकर गए। ज़िंदगी चलती रही और फिर वो वाक़या हो गया, वक्त साबरी कह रहे हैं, जिसको अभी रिकॉर्ड करते हुए भी मेरा वजूद कांपना शुरू हो गया है। ये मेरी ज़िंदगी का इतना खौफनाक भयानक वाक़या है जो पिछला माह रमज़ान, मेरे ख्याल में कहानी या तो यही 2023 के वो माह रमज़ान की बात कर रहे हैं या 2022 के माह रमज़ान की। ज़्यादा चांसेस हैं 2022 के ही, 23 के ही माह रमज़ान की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। इस वक्त भी माह रमज़ान चल रहा है जिस वक्त मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं माह रमज़ान से कोई एक महीने पहले या 2 महीने पहले का वाक़या है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने 2023 के माह रमज़ान को कहा है, अभी का ही, यानी साल 2 साल पुराना वाक़या है ये। मेरे चाचू अल्लाह को प्यारे हो गए। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, जो भी इस दुनिया पे आया है वो अमानत है। अपने जिंदगी के सफर को हर इंसान ने अपने अंदाज में गुजारना है। जिंदगी की गाड़ी को चलाना है। कौन कितनी देर जिंदगी की गाड़ी को चला सकता है कोई नहीं जानता। मेरे चचा भी इतना ही वक्त था इस दुनिया में उनका कि अपने इस ज़िंदगी के सफ़र को गुजारते गुजारते उन्होंने हमें खुदाफिज कह दिया। अब उनका एक वजूद था जिसको हमने कब्र के हवाले करना था, और हमारे गांव का वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान, जो बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है, कितना पुराना है कोई भी उसके बारे में नहीं जानता, लोग अंदाजे ही लगाते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। वहीं पे कब्र एक जगह पे खोदी गई। सफ़र आखरत जिसको कहते हैं, वो रसूमात होती है हर उस शख्स को जो इस दुनिया को छोड़ता है। अलविदा कहा जाता है सारी उम्र के लिए। सब जानते हैं कि जिसको अलविदा किया जा रहा है, अब इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकेंगे। हम भी इस सफ़र को ख़त्म करके इसी के पास ही जाएंगे जहां आज ये जा रहा है। ऐसा ही नमाज जनाजे के बाद, कफन दफन के बाद, पूरे वो रसूमात के पास उसको कब्र के हवाले कर दिया गया। दिन के 2 बजे जाके हमने उनको दफन कर दिया। लेकिन कहते हैं हमारा एक, कह लीजिए बुज़ुर्गों के यहाँ से ये सिस्टम चला आ रहा है कि मगरिब के टाइम पे जाके कब्र के चारों कोनों के ऊपर दिया जलाना होता है। 3 दिन तक दिया जलाते हैं। उस दिन 2 बजे दफना के हम लोग वहाँ से चले गए, और फिर शाम को हम 4, एक कज़न जिसका नाम था, उसका मेरे ख्याल में बेटा है शायद, गदा हुसैन, गधा नहीं गदा,
गदागरी जिस तरह होती है ना, गदा गाफ दाल अलिफ दा, गदा हुसैन, मुख्तियार और जुल्फ़कार और ख़ुद बख्त साबरी, ये 4 कज़न 2 मोटरसाइकिल हमने लिए। और आज पहला दिन था क्योंकि दिन को हमने दफनाया था और हम मगरिब के टाइम पे जा रहे थे वहीं कब्रिस्तान के अंदर उस चचा की कब्र के ऊपर 4 दिए जलाने के लिए। ये जो कब्रिस्तान था इसके बिल्कुल आखिर में, एंड में, जहां बिल्कुल ख़त्म होता था, बहुत लंबा कब्रिस्तान था, वहीं पे एक मज़ार भी था। एक ऐसा मज़ार जहां पे लोग मन्नतें मांगने के लिए आते थे और सुन रखा था जिसने भी वहां पे मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी होती थी। वहां पे एक गद्दी नशीन भी बैठता था। लेकिन मसला यह था कि कब्रिस्तान में जब आप पहुंचते थे तो आपकी जो भी सवारी होती थी आपको बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी। अंदर पैदल चलने का ही रास्ता था क्योंकि मोटरसाइकिल पे आप नहीं जा सकते थे, इर्द गिर्द ज़मीनें थी और जो ही यही कब्रिस्तान का रास्ता था। इसी से आप पैदल चलते 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 एक लंबा सफ़र तय करके एंड में पहुंचते थे उस दरबार तक जहां लोग दिन की रोशनी में अक्सर जाते थे। तो हम दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दो मोटरसाइकिल थे, 2 एक पे बैठे, 2 दूसरे मोटरसाइकिल पे पहुंचे। हम वहीं कब्रिस्तान पहुंच गए और हमने जाके सर वाली साइड पे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट तरफ 2 दिए जलाए और पांव वाली साइड पे भी 2 दिए जलाए। कब्र के चारों तरफ हमने 4 दिए जलाए, खड़े होकर फातिहा खानी की और उसके बाद अपने मोटरसाइकिलों पे आके बैठे, घर की तरफ रवाना हो गए। अब यही काम 2 दिन मजीद हमने करना था। अपने उस कबीले की उस, कह लीजिए, एक रसूमात जो अदा की जाती हैं, हर कबीले का एक अपनी रिवायात होती हैं, अपना एक सिस्टम होता है। अगले दिन फिर मगरिब के टाइम हम वहाँ पे पहुँचे और जैसे ही वहाँ पे हमने दिए जलाए तो मेरे कज़न ने कहा, यार इधर दरबार भी है पीछे, दरबार पे चलें। सुना है वहाँ पे लोग जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। मैंने वो दरबार अभी तक नहीं देखा था। मैंने कज़न से पूछा, यार तूने देखा है? कह रहा नहीं। कह रहा तूने देखा है? कह रहा नहीं। तो पता लगा चारों ने अभी तक उस कब्रिस्तान के बारे में, उस दरबार के बारे में सुन रखा है, अभी तक किसी ने देखा नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार मुझे भी देखने की ख्वाहिश है, चल के देखते हैं। तो एक दोस्त बोला, यार आज नहीं कल चलेंगे, जल्दी आएंगे, कल चलेंगे, आज रहने दो यार। मैंने कहा चलो ठीक है, कल का प्रोग्राम बनाते हैं, कल हम इस दरबार पर चलेंगे। दिए जलाए, हमने फातिहा खानी की, चले गए और फिर तीसरे दिन फिर हम मगरिब से पहले वहां पे पहुंच गए। हमने दिए जलाए तो बाकी तीनों बोले चलो यार घर चलें। मैंने कहा नहीं यार, कल तय हुआ था हम दरबार की तरफ जाएंगे, तो अभी दरबार चलें। तो एक दोस्त बोला कि यार अगर दरबार जाना था तो पहले हम दरबार जाते, जल्दी आते, दरबार देखते, फिर वापस आके दिए जलाते और घर जाते। इस वक्त ठीक नहीं है, वापस चलो। तो वक्त कहता है नहीं। मैंने कहा नहीं यार जाना है। अब वो मुझे कायल करना शुरू हो गए कि यार छोड़ भाई, वक्त क्या हो गया यार, चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, देखना है, क्या हो जाएगा अगर देख लेंगे, दरबार ही तो है, हम हाजिरी देंगे, मन्नत नहीं मांगनी तो हाजिरी दे के वापस आ जाएंगे। कम से कम इतने बड़े हो गए, अब हमारी उम्र भी होगी, 33-34 साल हो गई, इतनी भी क्या डरने की ज़रूरत। चलो, या 2023 की कहानी है ये, कंफर्म हो गया। तो खैर मैंने उनको जैसे कैसे कायल कर लिया, वो आखिर मान गए। तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं। अब मोटरसाइकिल तो हम पीछे खड़े कर आए थे क्योंकि जहाँ पे हमने मोटरसाइकिल खड़े किए थे, लॉक कर दिए थे, वहाँ से चलते हुए हम कब्रिस्तान के अंदर तक आए थे। अब वो रास्ता यही इसी तरह पैदल चलते 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 हमें एंड पे पहुँचना था उस दरबार के। मेरे कहने पे मुख्तियार, जुल्फ़कार, गदा हुसैन और बख्त कहता मैं, हम चारों चल पड़े उस दरबार की तरफ। कब्रिस्तान के अंदर एक हर तरफ खामोशी थी जिसको शहर खामोशा मैं कहता हूं। कब्रों से बचते हुए, किसी कब्र पे पांव ना हो, किसी कब्र पे चढ़े नाम, देखते हुए एहतियात के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी, अंधेरे का राज आता जा रहा था। अंधेरा हर तरफ अपनी काली चादर को, अंधेरे को फैलाता जा रहा था।
हम काफ़ी आगे तो आ गए, काफ़ी फासला हमने तय कर लिया, लेकिन अभी भी दूर था, वो दरबार बहुत दूर था। तो मेरे कज़न बोले कि यार वक्त मान जा यार, फिर कभी आ जाएंगे, इतना अंधेरा हो गया, वहाँ पे पहुँचते कितना अंधेरा हो जाएगा, और उसके बाद जब वापस आएंगे उस वक्त कितना अंधेरा होगा, तुझे पता भी है कितना बड़ा कब्रिस्तान है, कितना ख़तरनाक कब्रिस्तान है, रहने दे यार, मान जा। अच्छा, मैंने कहा यार थोड़ा सा तो और चलो। हम थोड़ा सा और आगे चले, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो ठीक कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच सकेंगे, अगर पहुंचेंगे तो बहुत रात हो चुकी होगी और वापसी कैसे होगी। तो मैंने ही उनसे कहा अच्छा ठीक है यार चलते हैं, मेरे ख्याल में सही कह रहे हो तुम लोग। वो अब नाराज़गी के मूड में आ गए थे, बाकायदा इस अंदाज में बात करते जैसे नाराज़ हो जाएंगे कि यार तू क्या ज़िद करके खड़ा हो गया, चल निकलते हैं। कह रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है यार वापस चलते हैं। हम लोग चारों दोस्त वापसी की तरफ मुड़ चुके, लेकिन एक बात का अंदाज़ा हो चुका था, अब पहुंचते भी रात हो चुकी होगी, हम काफ़ी दूर आ गए हैं। अब रोशनी सिर्फ इतनी थी कि हम रास्ता देख पा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान में से चलते हुए वापस मोटर बाइक की तरफ जा रहे थे। कहते हैं हम चलते चलते चलते, अभी हम लंबा सफ़र अभी तय करना था, आगे पीछे, क्योंकि रास्ता ऐसा तो नहीं था कि इकट्ठे ही चल सकते, आगे पीछे हम ऐसे चलते हुए जा रहे थे कि चलते चलते जुल्फ़कार आगे जो था वो रुक सा गया। वो जैसे रुका उसके साथ मुख्तियार भी रुक गया, और जब मुख्तियार रुका तो मैं और गदा भी रुक गए कि एकदम क्या हुआ है। और उसी तरफ देखा तो सामने एक लई का दरख्त, उन्होंने कहा सिंध में तो हम उसको लई कहते हैं, पता नहीं उर्दू में उसको क्या बोलते हैं, तो मैं एक दरख्त ही कह देता हूँ। एक बहुत बड़ा एक दरख्त सा था, कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी दरख्त होते हैं, सामने ही वो दरख्त था, और उस दरख्त के नीचे मेरी भी निगाह पड़ी तो कोई सफ़ेद कपड़े पहने बैठ रहा था, या बैठ चुका था। अंदाज ऐसा था जैसे अभी अभी ही बैठा हो। उसके वजूद को देख के लगता था कि ये बूढ़ा नहीं है, हमारी ही उम्र का है, जिस तरह हम 33-35 साल के थे, इतनी ही उम्र का वो कोई लग रहा था, नौजवान सा। जुल्फ़कार और मुख्तियार आगे जैसे ही रुके तो मैं भी रुक गया, गदा भी रुक गया, और हम देखना शुरू हो गए और आपस में बात करना शुरू हो गए कि यार ये कौन है, ये रात को यहां पे क्या कर रहा है। तो जुल्फ़कार बोला कि यार जो भी है हमें इससे क्या लेना देना, कर रहा है इसको बैठने दो। तो मैं बोला नहीं नहीं यार क्या बात कर रहे हो जुल्फ़कार, वो देखें तो सही ये बंदा कौन है, इसको मदद की ज़रूरत है, क्या है, इधर रात को इस वक्त आके इस तरह बैठा है कब्रिस्तान के अंदर, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसको देखें तो सही क्या है, कोई मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुख्तियार की आवाज़ जो कांपती हुई आवाज़ थी, एकदम से आवाज़ आई कि यार तू किन चक्रों में पड़ रहा है वक्त, तुझे इससे क्या लेना देना है, तू छोड़ इसको, चल हम चलें। तो मैंने तभी उसकी तरफ देखा, वक्त की तरफ, तो मुझे लगा वो डर रहा है, उसके चेहरे पे खौफ भी आया है और उसका वजूद हल्का हल्का कांप रहा है, बिल्कुल मेरे साथ खड़ा था। तो गधा बोला हो सकता है यार कोई नशेई हो, नशा करके आगे बैठ गया हो, या पता नहीं कौन है, हमें इससे क्या लेना देना है यार, हम क्यों रोक रहे हैं। वक्त ने कहा यार एक मिनट क्या हो गया है यार, कोई इंसान आके बैठा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एकदम खड़े हो गए। वक्त कहता है मेरे जहन में जो चल रहा था वो ये था कि इंसान हमेशा दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करे। ये मैं लफ्ज़ आपको सुनाता हूँ, उनके कुछ और लफ्ज़ भी हैं कि मेरे अंदर खौफ जो था, अब आपकी वीडियोस देख देख के, आपकी रूहानी वीडियोस देख देख के मैं सीख रहा था, पढ़ता रहता था, मेरे अंदर खौफ ख़त्म हो चुका था। मुझे आपसे प्यार है मज़हर भाई, और आप कहते हैं लोगों की मदद करो, तो मेरे दिल में हमेशा ये होता था जहाँ किसी की मदद की ज़रूरत पड़े हमें मदद करनी चाहिए। तो कहते हैं मेरे जहन में सिर्फ यही था मैं इसकी मदद करूँ और कुछ भी नहीं। जबकि हम तीन जो दोस्त थे, मुख्तियार, गदा और मैं, नॉर्मल थे। मुख्तियार जो था वो डरा हुआ था, जुल्फ़कार और गदा और मैं नॉर्मल थे। हमारी उधर खड़े होकर बहस हो रही है, हम उसको आवाज़ दे रहे हैं भाई कौन हो, हेलो भाई इधर तो देखो, और यार हमारी तरफ तो देखो। गदा बोला, जुल्फ़कार बोला, मुख्तियार ने बोला, मैं बोला भाई बात तो सुनो, लेकिन वो देख ही नहीं रहा। वो कमर करके बैठा है, हमारे
आवाज़ों को इस तरह इग्नोर कर रहा है जैसे वो सुन ही नहीं पा रहा हो, जबकि हम उसके बिल्कुल पास थे, उसको आवाज़ें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यार 1 मिनट के लिए इधर देख तो ले, क्या हो गया। वो देख ही नहीं रहा। और मुख्तियार फिर कह रहा है, यार मैं कह रहा हूं मैं चला जाऊंगा, तुम लोग पता नहीं किस चक्कर में फंस गए हो, तुम्हें ज़रूरत ही क्या है इस तरह करने की। यार वो जो भी है, जब वो सुन नहीं रहा, वो नशई है या जो भी, हमें इससे लेना देना क्या है, चलो यार प्लीज़ चलो। तो जुल्फ़कार और गदा भी बोले, हाँ वक्त छोड़ यार, वो सही कह रहा है, वो जवाब ही नहीं दे रहा, हमने उसको मुखातिब तो किया है, उसको बार बार बुला भी रहे हैं, वो देख भी नहीं रहा, पता नहीं कि नशा करके बैठा है या पता नहीं किस हालत में है, ऐ में कोई रफड़ ना पड़ जाए, चल यार चले। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मुझे इसकी मदद करनी है, मैं इसकी मदद करूँगा। तो वो तीनों बोले, पर ठीक है चलो यार हम चलते हैं, इसको रुको, छोड़ दो इसको। इस अंदाज में था जैसे दोस्त और कज़न कहते हैं कि जब हम छोड़ के आगे चले जाएंगे तो ये भी पीछे आ जाएगा। मुख्तियार वैसे भी डरा हुआ था, वो बार बार कह रहा था चलो, कांप रहा था। तब जब उसने देखा जुल्फ़कार और गदा भी यही कह रहे हैं कि चलो यार, तो वो तीनों चल पड़े। मैं उसी जगह पे खड़ा रहा जहां मैं उसी की तरफ मुंह करके खड़ा था, उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, सीधा वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा था, उसकी कमर मेरी तरफ थी, और वो तीनों मेरे दोस्त कज़न आगे चले गए। मैं खड़ा रहा। कुछ कदम आगे जाने के बाद जब उन्होंने मुड़ के देखा कि मैं आ रहा हूं या नहीं, तो तब उन्होंने देखा कि मैं वहीं पे खड़ा हूं, तो वो मुड़े और कहा, ओ यार तू अभी तक रुका हुआ, वक्त साबरी आ जा यार, छोड़ दे। मैंने कहा नहीं यार, मुझे इसकी मदद करनी है, रुक जाओ तुम लोग। अब वो आगे भी जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी वहीं खड़ा हूं और बजीद हूं, मुझे इसकी मदद करनी है। तो वो रुक से गए कि यार ये पागल हो गया है, इसको क्या हो गया है। तभी मैंने उसे कहा, कौन हो भाई, उठो, तुम्हें लेके चलते हैं यहां से। मेरे जहन में यह था इसको मदद की ज़रूरत है और मैं इसको कहूँगा मैं तुम्हें यहाँ से उठाते हैं और तुम्हें लेके चलते हैं। मैंने कहा यार उठो, हम तुम्हें यहाँ से लेके चलते हैं, अगर मदद की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हम तुम्हारी मदद करते हैं, चलो उठो, हम तुम्हें उठाते हैं अब यहाँ से। तो तभी मैंने देखा उसका उल्टे वाला हाथ, उल्टा बाजू था, उसने हाथ अपना ऊपर किया, और जैसे ही मैंने उसके हाथ को देखा तो मैं चौंक सा गया। जो हमारी ही उम्र के नौजवान सा लड़का था, 30-35 साल का, लेकिन हाथ को देख के लगता था ये इंतहाई किसी बूढ़े का हाथ हो। उसकी रगें तक सारी अंदर की सारी नजर आ रही थी, बहुत ही बूढ़े का खौफनाक सा ऐसे हाथ हो। और उसने उस हाथ के इशारे से मुझे कहा जैसे वो कह रहा हो, जाओ तुम, जाओ जाओ यहां से। और जैसे ही उसने ऊपर हाथ किया, मैं चौंक जरूर गया था, और उसके हाथ को देख के कैसा अजीबो गरीब हाथ है यार, ऐसा खौफनाक हाथ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और ये बातें मुझे और हाथ के इशारे से मुझे कह रहा, जाओ तुम, जाओ यहां से। तभी वो कहते हैं, मदर भाई, मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मदर भाई कहते हैं डरना नहीं है, सूरा पढ़ो, अपने ऊपर फूंक मारो। और तभी मैंने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला, इसकी वीडियो बनाता हूँ और मज़हर भाई को भेजूंगा कि ये देखो रात को ये बैठा है और इसका हाथ कितना खौफनाक है। वो हाथ नॉर्मल हाथ नहीं था, अजीब व गरीब सा हाथ था। कह रहा है मैंने जेब से मोबाइल निकाला है, और मोबाइल निकाल के जैसे ही मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा है, उसका कैमरा खोला ही है तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया है। नीचे करने से मैं उसका हाथ नहीं देख पाया, वो नीचे चला गया। और जैसे ही मेरा कैमरा खुला है, मैंने उसको कैमरे के सामने देखा भी है, मोबाइल को ऐसे खोला है और कैमरे को क्लिक किया है। कैमरा जैसे ही खुलता है, स्क्रीन पे मुझे वो सामने नजर आ रहा है। जैसे मैंने इसको देखा, उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कुछ मूवमेंट हुई है। अभी बटन नहीं मैंने दबाया था रिकॉर्डिंग का, सिर्फ कैमरा खोला ही था कि सामने मेरी निगाह पड़ी, वो जो बिल्कुल मेरी तरफ कमर करके बैठा हुआ था। मुंडी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, गर्दन को कहते हैं। उसकी गर्दन वहीं बैठे बैठे घूमना शुरू हुई, और घूमते 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 बिल्कुल पीछे की तरफ उसकी कमर घूम गई। उसकी गर्दन बिल्कुल इस तरह घूम गई कि वो वहीं पे ही बैठा हुआ है, कमर करके, और गर्दन पूरी उसकी घूम के पीछे की तरफ आ गई। कहता है मैं जब उसकी गर्दन की तरफ देखा कि वो मुड़ रहा है, अभी कैमरा ऑन ही हुआ था, रिकॉर्ड पे नहीं गया था, लेकिन जब मैंने ऐसे ऊपर से देखा, मोबाइल तो ऐसे हाथ में था, ऐसे देखा कि उसकी गर्दन घूम रही है, और घूमते घूमते पूरी गर्दन जब पीछे की तरफ घूम के आ गई है, तो उसकी आंखों की जगह पे ब्लैक ब्लैक बड़े से गड्ढे थे। आंखें नहीं थी, खाली थी, गड्ढे पड़े हुए थे, जैसे किसने आंखें निकाल ली हों। होंठ भी उसके नहीं थे, लेकिन दांत थे छोटे छोटे मैले से बांध, जो खून से भरे हुए थे।
नाक की जगह पे उसका नाक भी नहीं था। जगह ज़रूर बनी हुई थी, जैसे नाक को हड्डी को तोड़ दिया जाए निशान रह जाता है, जैसे इंसान की खोपड़ियाँ मिलती हैं पुरानी कब्रिस्तान से, हम देखते हैं खोपड़ियाँ होती हैं, तो नाक की जगह पे नाक नहीं होता, सिर्फ एक निशान सा बना होता है, सुराख से होते हैं अंदर की तरफ। ऐसे नाक वाली जगहों पे सुराख थे, ऊपर गढ़े थे, गढ़े ऐसे जैसे खोपड़ी के होते हैं, लेकिन वजूद इंसान का था, मास्क था, अंदर ब्लैक गढ़े, नाक नहीं था, होंठ भी नहीं थे, लेकिन दांत थे और खून से भरे हुए थे, जैसे वो कोई चीज़ खा रहा था बैठा। जो उस तरफ मुंह करके बैठा था, असल में वो कोई चीज़ खा रहा था, जो खून वाली चीज़ थी, जो पूरा खून उसका, जब गर्दन बाहर घूम के आई, पूरी मुड़ के उसकी गर्दन आई, तो तभी उसके होंठ जो पीले स्याह छोटे छोटे जो खून से भरे हुए थे और नीचे खून बह रहा था, जिसका मतलब था कि वो अभी अभी कोई चीज़ खा रहा था। ये इतना कहते हैं भयानक था कि उसकी गर्दन मुड़ी और पीछे की तरफ मेरी तरफ आ गई। इंसान की गर्दन तो यहाँ तक कमर तक मुड़ सकती है, पीछे कहाँ आ सकती है? ना सिर्फ पीछे आ गई, बल्कि गड्ढे पड़े थे, नाक भी नहीं, होंठ भी नहीं, और दांत खून से भरे हैं। कोई ऐसी चीज़ खा रहा है जिससे खून टपक रहा है। कह रहा है ये जैसे ही मैंने देखा तो मेरे मुंह से एक चीख सी निकली। बस ये मुझे मंजर याद है, आखिरी मंजर जो मैंने देखा था कि मेरे मुंह से एक चीख निकली है। ये भी मुझे कज़न ने बताया कि तूने चीख मारी है, कि मैं कैमरे को नहीं दबा सका, उसकी गर्दन का घूमना, उसने अपना वजूद मुझे दिखा दिया। शायद हम जो उसको बुला रहे थे, कौन हो, जवाब दो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, अपने उस खून वाली चीज़ को खाने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा निकाला, इसके बावजूद कि वो देख नहीं रहा था, उसकी कमर थी, कैमरा निकालते ही उसको पता लग गया और उसने अपना आप दिखा दिया कि देखो फिर मैं कौन हूँ। वो इंसान नहीं था। कह रहा है मैंने जैसे ही चीख मारी है मैं नीचे गिर गया हूं, वहीं खड़ा खड़ा उछला हूं, बकायदा ऐसे जोर से उछला हूं, पीछे की तरफ चीख मार के गिर गया हूं। वो जो मेरे कज़न उधर खड़े थे, वो अब उनसे ओझल था, वो उसको नहीं देख पा रहे थे, ऐसी जगह पे खड़े थे, वो मुझे ही देख रहे थे कि जैसे ही मैंने चीख मारी वो तीनों भागते हुए आए और मैं ज़मीन पे गिरा पड़ा था। उन्होंने आगे मुझे ज़मीन से उठाया और मुझे होश दिलाना शुरू कर दिया, ऐसे थप्पड़ से मारे, वक्त 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 क्या हुआ है। लेकिन कह रहा है मैंने शायद जो पढ़ा था उसी लम्हे, उसकी वजह से मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं इतना डर गया था, लेकिन मैं होश में था। उन्होंने मुझे जल्दी से पकड़ा और उसी तरफ मुड़ के देखा जहां वो शख्स बैठा हुआ था, तो उनकी निगाह पड़ी, अब वहां पे कुछ भी नहीं था। तो वो मुझसे बोले, कहाँ गया वो बंदा, बंदा कहाँ गया? उनको कुछ भी नहीं पता था कि मैंने क्या देखा है। उन्होंने मुझे जल्दी से उठाया, मेरा मोबाइल उठाया, मुझे पकड़ा और मुझे सहारा दे के जल्दी से चलाते हुए ऐसे दौड़ने वाले अंदाज में कब्रिस्तान से बाहर ले आए। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसान थे, हम वहाँ पे पहुँच गए, बैठे और मुझे वो पानी शानी पिलाया, मुंह पे छंटे मारे, सर पे पानी डाला, मुझे काफ़ी हद तक नॉर्मल किया। जब मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया तो मुझसे कहा क्या हुआ था? तो मैंने उनको बताया कि यार वो जिसने अपना हाथ ऊपर किया था वो बहुत भयानक हाथ था, वो इंसान का हाथ नहीं, अजीब व गरीब सा हाथ था। तभी मैंने कैमरा निकाला था कि मदर साहब को ये वीडियो बना के भेजूंगा, मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जब उसने गर्दन घुमाई तो पूरी गर्दन उसके पीछे घूम गई थी और ऐसे ऐसे उसका हुलिया था, ये था, और मैं बहुत डर गया था। वो कह रहे हैं मैं 8 दिन तक बीमार पड़ा रहा हूँ, 8 दिन तक उसका चेहरा, उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने आ जाती थी। 8 दिन मुझे कोई होश नहीं था, मैं अच्छा खासा बीमार रहा। 8 दिन के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ। फिर वो आपके जो वज़ाइफ थे बताए हुए मैं पढ़ता रहा और मैं आहिस्ता 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 नॉर्मल हो गया। कह रहे हैं अब भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको वीडियो भेजूँ उस कब्रिस्तान की, उस दरख्त की जहाँ पे वो बैठा हुआ था, जहाँ पे मैं गिरा था, वो जो सारे मंजर वहाँ पे हुए थे। अब भी दिन को तो वहाँ पे जा सकते हैं, रात को उस कब्रिस्तान में अभी भी जाते हुए लोगों को शदीद डर लगता है। रात को कोई जुर्रत नहीं करता कि उस कब्रिस्तान में जा सके। जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उनकी एक वॉइस आपको सुनाऊंगा, आपको सुन के अंदाज़ा होगा। और हाथों से इशारा कर रहा था, उसका मुंह भी नहीं जा रहा था सर, उंगली से उसका हाथ के ऐसे इशारा था कि तू जा, बस ऐसे इशारा कर हाथों से। सर यकीन मानो मैं इतना डर गया सर, हाथों को देख के डर गया। तो फिर मेरे आपने वज़ाइफ मुझे आपने वज़ाइफ से सिखाए हुए थे यूट्यूब में, वो मुझे कुछ याद आ गए थे, तो मैं दिल से पढ़ रहा था। मैंने कहा चलो सही यार। तो मुझे सर कसम खा के सर बोल रहा हूँ, मुझे आप याद आ गए। मेरे हाथ में सर, मेरी जेब में मोबाइल भी थी सर। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसकी वीडियो भरूं।
और मुझे आपकी याद आ रही थी सर उस टाइम। तो मैंने कहा चलो यार सर ये सर को मैं भेज दूँ इसकी वीडियो, पता चले तो क्या है क्या नहीं है सर। जैसे मैंने मुझे सर इतना याद आप आ रहे थे उस टाइम, तो मैंने जेब से सर मोबाइल निकाली। जैसे जेब से मैंने मोबाइल निकाली मैं इसकी, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेता हूँ इसकी मैं। तो हाथ इसका ऐसे ऊपर खड़ा हुआ सर, जैसे मैंने मोबाइल जैसे हाथ में रखी जैसे वीडियो बनाने उसकी कोशिश कर रहा था सर। मैंने कहा चलो उसकी रिकॉर्डिंग करूँ मैं। सर रिकॉर्डिंग करने की वजह मैंने रिकॉर्डिंग पे हाथ ही नहीं लगाया तो सर वो उसका फिर सर उसका तो बिल्कुल धड़ से वहीं पे था सर, उसका हाथ उसने नीचे कर दिया सर। यकीन मानो उसकी जो मुंडी थी ना, मुंह जो सा था ना, वो बिल्कुल घूम गया उसका मुंह मेरी साइड आ गया। वो बेटा वैसा ही है सर, जैसे बेटा उसका कमर मेरी साइड पे, उसका मुंह वहीं से घूम के मेरी तरफ आ गया सर। सर मेरे हाथ में मोबाइल जो थी जिससे मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। पर ये लंबी है वो उनने वो बताया कि उनका प्यार ये मैंने इसलिए सुनाया कि ये हिम्मत उन्होंने इसलिए की, कह रहे हैं कि वज़ाइफ सुनता रहा हूँ, आप याद आ गए मदर साहब कि आपकी बातें याद आ गई, मदर साहब डरते नहीं हैं, मदर साहब कहते हैं। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे एक अंदर एक हौसला था, मैंने कहा आपको याद किया और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और आप मेरे जहन में थे कि यार मदर भाई कहते हैं तो डरना क्या। तो इसको चलाने का मतलब ये था कभी भी डरना नहीं है, बस ये याद रखिएगा, डरना नहीं है, ये मखलूक खुद भाग जाएगी। देखें ना, उसने नुकसान नहीं पहुंचाया आपको, वज़ाइफ याद थे, आपने पढ़े, वो नुकसान भी तो पहुंचा सकता था, उसने नहीं पहुंचाया। इसलिए आप डरेंगे नहीं तो कभी कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप डर जाएंगे तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी। बख्श साबरी भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी कहानी मैंने प्रोग्राम में शामिल की और मैं आपको वॉइस मैसेज भी कर सकता हूँ हमेशा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपको कुछ दायरा कड़ा भी बता देता हूँ ताकि आप वो पढ़ लिया करें, ज़िंदगी में आपको दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी जी बख्श साबरी की कहानी। उनके वालिद साहब का नाम सादुल्ला है। जो वो वाक़या उन्होंने सुनाया कि वो जब इंसान जो बाहर निकला था जो असल में जिन था, उसने कहा तो मेरे बच्चे को मार क्यों रहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे होगी। उनके वालिद साहब सादुल्ला उनका नाम। तो ये उनकी एक कहानी है जी जो मैंने आपको सुनाई। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, आपकी कहानियों को भी इंशाल्लाह हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। तरीका यही है, हर दफ़ा अनाउंस इसलिए करता हूं जो नए लोग ज्वाइन करते हैं ताकि वो भी कहानियां भेज सकें और इस कहानी को आगे लोगों के साथ शेयर भी किया करें। जिस तरह उन्होंने कहा सारा दिन मजदूरी करते हैं, थक जाते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं तो सुकून आ जाता है। हो सकता है आप ये कहानी जब किसी के साथ शेयर करें और आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कहानी सुनने के बाद सुकून आ जाए तो आपको भी सवाब होगा, आप भी उस नेकी में शामिल हो जाएंगे जो किसी के लिए खुशियों का बायस बनी। इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर कराया करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जिस पे आपने कहानी भेजनी है +9292 पाकिस्तान का कोड है। जमा का निशान वैसे आगे लगता होता है +92 313 66 55500। मैं फिर से बोलता हूँ +92 313 66 55500। उर्दू में बोलेंगे जमा 922316655500। कहानी आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज जिस तरह इन्होंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने हर सूरत में जो लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY इंग्लिश में या उर्दू में। कहानी भी लिख सकते हैं। स्टोरी या कहानी लिखना अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।